कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने माता पिता व शिक्षकों के सहयोग से निरंतर अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित पराय स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामा चौड़, आज आपके समक्ष लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित गद्य पाठ मियां नसीरुद्दीन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पूर्व मैंने इस शीर्षक पर एक चलित छायाचित्र प्रस्तुत किया था, जिसमें लेखिका परिचय एवं पाठ सारांश मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैं आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थियों ने उसे भलीभांति देखा होगा और उसके प्रस्तुत उद्देश्य एवं पाठ की विषय वस्तु को भलीभांति समझ लिया होगा। चलते हैं पाठ वाचन की ओर, जिससे पाठ में प्रयुक्त शब्दों का भलीभांति अर्थ जानकर हम उनके भावों की अभिव्यक्ति कर सकें। चलते हैं पाठ वाचन की ओर। साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कह रही हैं कि हे पाठकों, यदि उस दिन मटिया महल की तरफ, मटिया महल जगह का नाम है, की तरफ ना गुजरे होते तो जिस प्रकार से राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार प्रतिनिधियों को हम जानते हैं, उसी प्रकार से उन्हीं के धूम धड़के में हम नानबाइयों अर्थात रोटी बनाने की कला में जो माहिर हो उसे नानबाई कहते हैं। रोटी बनाने की कला में दक्ष नानबाइयों के मसीहा यानी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, नान रोटी बनाने वाले कारीगरों का प्रतिनिधित्व करने वाले मसीहा मियां नसीरुद्दीन को हम कैसे जान पाते, कैसे लुत्फ उठाते उनकी मसीही अंदाज का, और किस प्रकार से हम उनके आनंद उठाते कि किस प्रकार से वो मसीही अंदाज में अपना कार्य करते हैं। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक बार की बात है, दोपहर में जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल, जामा मस्जिद के पास ही एक आड़ी गली थी, मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए, जहां पर क्या है मिट्टी के महल बने हुए थे, मिट्टी के मकान थे। उस मोहल्ले की ओर हम निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके, और हमने देखा कि एक छोटी सी दुकान थी, अंधेरी दुकान। अंधेरी आपने देखा होगा जब कोई अंदर जाता है दुकान, गलियों के अंदर जो दुकान होती है तो कहीं अंधेरी होती है, तो उसी प्रकार से एक अंधेरी दुकान में हमने भी देखा कि आटे का ढेर साना जा रहा था, गूंथा जा रहा था, और उसमें पटपट की आवाज आ रही थी। जब आटे को गूंदा जाता है तो पटपट की आवाज आती है, ज्यादा आटा गूंजा जाता है उसको पटका जाता है बर्तन में। तो आटा देखा तो हम रुक गए, सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, और हमने सोचा कि सेवइयों की तैयारी होगी, सेवइयां बन रही होंगी। पर पूछने पर मालूम हुआ, सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। हमने सोचा कि सेवइयां बन रही होंगी, लेकिन जब पूछा तो पता चला कि हम तो क्या है, जो प्रसिद्ध नानबाई हैं मियां नसीरुद्दीन, यह उनकी दुकान है और उन्हीं की दुकान पर हम इस समय खड़े हैं। मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए, और पता चला कि ये जो मियां नसीरुद्दीन हैं 56 प्रकार की यानी कि अनेकों प्रकार की रोटियां बनाने के लिए क्या है, पूरे क्षेत्र में मशहूर हैं। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। और हमने जब अंदर देखा तो एक चारपाई पर मियाँ क्या है बीड़ी पी रहे थे। उनका जब हमने देखा तो मौसमों की मार से पका चेहरा यानी कि हर मौसम में, हर परिस्थिति में का सामना करते हुए एक
अनुभवशील चेहरा हमारे सामने प्रकट हुआ। आँखों में काइयाँ, और आँखों में क्या थी, चालाकी भी थी, भोलापन भी था, और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। और हमने देखा उनके माथे पर क्या है, जिस प्रकार से एक आत्मविश्वास से कारीगर लबरेज रहता है, उसी प्रकार से वह भी आत्मविश्वास से लबरेज थे। हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई, फरमाइए। और हमने समझा कि कोई ग्राहक आया है, तो उन्होंने सीधे नज़र उठाई और बोले, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपके वक्त हो तो। हमने उनसे झिझक से कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने हो, यदि आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। और उन्होंने कहा पंच हजारी, एकदम संतुष्टि के भाव से उसने कहा, बिल्कुल आप बताइए तो सही, अगर वक्त नहीं है तो निकाल लेंगे आपके लिए, लेकिन आप यह तो बताइए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। फिर उन्होंने हमको घूर कर देखा और पूछा, बोले अखबार नवीस तो नहीं हो, पत्रकार तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुरापात है। और वो क्या है, ये खोजी लोग जो हैं उनकी खुरापात है। पत्रकार खुरापात करते ही रहते हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में दोनों ही क्या है, बेकार होते हैं, जो अखबार बनाते हैं और अखबार में लिखते हैं, छापते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है, जो काम करने वाला आदमी है इससे उनको इनसे कोई भी काम सरोकार नहीं होता है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चलो आप यहाँ तक आए हो तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। उन्होंने कहा, लेखिका ने कहा कि हमको आपसे यह पूछना है कि आपने जो इतने प्रकार की जो रोटियां बनाने की जो कला है, ये इल्म जो हुनर है, ये कहाँ से सीखा है। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर लिए। और जो मियाँ नसरुद्दीन थे उन्होंने आँख हमारी ओर, निगाह हमारी ओर डाल दी, गढ़ा ली, देखने लगे। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब। उन्होंने कहा, बताइए क्या मतलब है आपका ऐसा कहना। पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। उन्होंने कहा, साहब ये बताइए कि नानबाई इल्म हुनर लेने कहीं और क्यों जाएगा। क्या नगीना साज के पास जाएगा, जो अंगूठियाँ बनाता है उसके पास जाएगा, क्या आईना साज के पास जाएगा, जो नए नए आईने बनाता है उसके पास जाएगा, क्या मीना साज के पास जाएगा, जो कपड़ों में जो कलाकारी करता है उसके पास जाएगा, या रफूगर या रंगरेज या जो कपड़े रंगता है उनके पास जाएगा, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा, या ढोल बजाने वालों के पास जाएगा। हम जो भी कला सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखेंगे तो साइकिल चलाने वाले के पास जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो क्या है, हमारा खानदानी पेशा है। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। उन्होंने कहा, सर आपने यह क्या पूछा हमसे। लेखिका से उन्होंने कहा कि यह आपने क्या प्रश्न पूछा, ये तो मेरा खानदानी पेशा है, तो ये मैंने अपने खानदान से सीखा है, खानदान अपने पिता से। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। उसने कहा, अगर इल्म जो हुनर सीखा है हमने तो अपने वालिद उस्ताद माने अपने पिता से ही हमने सीखा है। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा इख्तियार करेंगे, और हम कभी भी घर से नहीं निकले कि कोई पेशा चुनेंगे, क्योंकि हमें पता था कि पिता का कारोबार नानबाई में है और वे क्या है, अच्छे प्रसिद्धि कारक नानबाई थे, तो हमने भी वह उन्हीं से कला सीखी। बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। बाप दादा का हुनर था, यानी कि हमारे पिता भी यही करते थे, दादा भी यही करते थे, और वही उनसे पाया। और वालिद मरहूम के उठ जाने पर, जब मैं हमारे पिताजी की मृत्यु हुई, तो मैं उन्हीं के यहाँ पर ठिये पर, उन्हीं के स्थान पर, उन्हीं के कार्य को करने के लिए बैठ गया। आपके वालिद, उनका आपके वालिद कौन। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। जब उन्होंने वालिद का नाम लिया तो थोड़ी देर के लिए उनको अपनी याद आ गई पिता की। लगा गहरी सोच में है। फिर लेखिका को लगा कि कहीं ना कहीं गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, उनसे पूछा, क्या आंखों के सामने आपका चेहरा आ गया पिता का।
उन्होंने कहा हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से। उन्होंने कहा कि हमारे जो वालिद जो पिता थे वो मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से, यानी कि उनके पिता भी क्या थे, रोटी बनाने में मशहूर थे। और उनके वालिद यानी उनके दादा साहिब थे आला नान बाई मियाँ कल्लन, उनके दादाजी भी क्या थे, मियाँ कल्लन जो थे वह भी प्रसिद्ध क्या थे, नानबाई थे। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। वह क्या है, सोचने लगे। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? लेखिका ने फिर प्रश्न पूछा कि कोई नसीहत, कोई सीख याद है आपको इन दोनों की? फिर नसीहत काहे कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, उन्होंने कहा कि आप क्या बात करती हैं, ये कि काम जो है नसीहतों से नहीं आता, सीख से नहीं आता, बल्कि काम करने से आता, और मैंने वह काम किया है इसलिए मुझे आया, बजा फरमाया है। और लेखिका ने कहा बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल ठीक कहा है। पर यह तो बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। उनका ये तो बताइए कि पिता जब बेटे को काम में लगाता तो कुछ ना कुछ तो कहता है, तो उसी प्रकार से आपके पिता ने भी आपसे कुछ कहा होगा, वो क्या कहा वह बता दीजिए। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, उन्होंने फटाफट बीड़ी के 2-3 कस और खींचे, फिर गला साहब किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कहा अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। उन्होंने कहा यदि नहीं मानते हो तो आप यह जान लो कि जिस प्रकार से उस्ताद या शिक्षा देने वाला अपने शिष्य से कहता है कि यह कहो और वह वही कहता है, उसी प्रकार से हमारे पिता ने भी हमसे जो करने के लिए कहा हमने वही किया, जैसा जैसा वो कहते गए वैसा वैसा हम करते गए। तो जैसे वैसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य से कहता है कि अलिफ कहो तो बच्चा अलिफ कहता है, वह कहता है बे कहो तो बच्चा बे कहता है, वह कहता है जीम कहो तो वह जीम कहता है। अर्थात जिस प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, अ के बाद आ के बाद ई, इसी प्रकार से जैसे जिस प्रकार से शिक्षक कहता है अ कहो तो बच्चे अ कहते हैं, शिक्षक कहता है आ कहो तो बच्चे आ कहते हैं, शिक्षक कहता है ई कहो तो बच्चे ई कहते हैं, शिक्षक कहता है ई कहो तो बच्चे ई कहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा जैसा उस्ताद गुरु कहते जाता है, यदि शिष्य वैसे वैसे करता रहता है, वह सीखते जाता है। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। और कहते हैं इसके बाद जब उसको लगता है कि गुरु के अनुरूप शिष्य चलता है तो वह उसके ऊपर एक आशीर्वाद का हाथ रखता है और वह शिष्य क्या हो जाता है, परवान चढ़ता है, अपने कार्य में श्रेष्ठता हासिल करता है। समझे साहिब? उन्होंने कहा आप समझ गए साहब। एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं एक पढ़ाई ऐसी होती है, एक दूसरी भी होती है। दूसरी कैसी होती है बता रहे हैं। बात में बीच छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाले। और इतना बात जब कर रहे थे तो सामने से उनके एक मीर साहब गुजरे और तुरंत उन्होंने मीर साहब को आवाज़ दी, कहो भाई मीर साहिब। उन्होंने कहा कि अरे मीर साहब सुबह ना आना हुआ, पर क्यों बताओ, आप सुबह नहीं आए, क्यों नहीं आए? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बताएंगे, वो कहीं जल्दी में जा रहे होंगे। उन्होंने कहा ठीक है लौट के आते हैं तो बताते हैं। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? तो लेखिका ने पुनः सुना, आप दूसरी पढ़ाई कह रहे थे, एक तो अलिफ बे, तो उसी प्रकार से। उन्होंने कहा बिल्कुल। इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। उन्होंने इस प्रकार से सिर हिलाया कि जाने कितने महान वो दार्शनिक हो, जिस प्रकार से सुकरात थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे, बस सहजता से इशारा करते थे। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। अगर आपने बच्चे को मदरसा क्या होता है? उर्दू शिक्षा ग्रहण करने का एक विद्यालय, जिसे मदरसा कहते हैं, जहाँ मौलवी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मदरसे में बच्चे को भेजा जाए पढ़ने के लिए, ना वो कच्ची में बैठा ना पक्की में बैठा, सीधे ना एक पहली कक्षा में ना दूसरी, सीधे तीसरी में उसने क्या है, पूरी तीसरी कक्षा में बिठा दिया गया। तो वह उतना सारा ज्ञान उसको नहीं आ पाएगा, वो छोटी जो भाषा की छोटी छोटी कड़ियाँ हैं उनको नहीं जान पाएगा। तो एक पढ़ाई ऐसी भी होती है। अपना और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। उन्होंने कहा कि बताओ, अब बताओ कि क्या हुआ उन 3 क्लासों का।
अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वो हम ही पर दागते रहे। उन्होंने सोचा यही बताएंगे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ होगा। लेकिन वो उत्तर नहीं दे पाई कि उत्तर लेखिका ने समझ तो लिया लेकिन वो दे नहीं पाई। पता नहीं उन्होंने सोचा कि क्या उत्तर ये दें, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। उन्होंने कह दिया यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार सहाय ही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला करके हंस दिए और उनको बड़ी हंसी आई कि आप बता नहीं पाए इतनी सी बात, मतलब मेरा क्या साफ ना था। उन्होंने कहा कि बताइए मेरा मतलब साफ नहीं था, समझ में नहीं आया। लो साहिब वो अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। उन्होंने कहा कि वही है जिस प्रकार से कच्ची में बच्चा कुछ और सीखता है, पक्की में कुछ और सीखता है, कक्षा 1 में और सीखता है, 2 में अलग सीखता है, 3 में अलग सीखता है, तो इसी प्रकार से हमने भी स्टेप बाय स्टेप, स्तर जो कला होती है उसको सीखने का प्रयास किया था। यदि ऐसा नहीं सीखते तो हम भी नहीं सीख पाते। तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते, जो कि वास्तव में बिल्कुल सही बात थी। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें जब से हमसे जवाब पाना हो, और इस प्रकार से देख रहे थे कि वे ताकि हमसे जवाब ले सकें। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के ऊपर शिक्षा देना भी बहुत बड़ी बात होती है। सिर हिलाया है साहिब माना, और हमने सिर हिलाया कि बिल्कुल तुमने सही कहा, आपका कहना बिल्कुल सही है। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। और वो जब ये बात हुई तो और जोश के साथ बोले, यदि हमने यहाँ पर खोमचा न लगाया होता क्या आज यहाँ बैठे होते। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, छोटी सी दुकान, लकड़ी की दुकान एक किनारे पर खोली थी, फिर यह दुकान मैंने बनाई। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रूप मोड़ा। फिर हमने देखा कि अब वो क्या है, पुरानी बातों पर चले गए हैं, लंबा ना चले जाएं, इसलिए हमने उनको रोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं। हमने उनसे, लेखिका ने उनसे कहा कि हाँ आपने अभी अभी खानदानी नानबाई का जिक्र किया था, कि आप यह बताइए कि और भी नानबाई यहाँ पर हैं। मियाँ ने घूरा, बहू तेरे पर खानदानी नहीं सुनिए। उन्होंने कहा बहुत से नानबाई हैं लेकिन खानदानी नहीं सुनिए। दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात, हमारे बुज़ुर्गों से, मेरे दिमाग में एक बात आई। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। एक बार हमारे पूर्वजों से बादशाह ने यह कहा कि कोई नई चीज़ खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कहा कि हुक्म कीजिए जनाबाना, क्या चाहिए आपको। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ ना आग से पके ना पानी से बने। तो कितनी कठिन बात, ना जो आग से पके ना पानी से बने, तो दोनों चीज़ों में लगभग आग और पानी का यूज़ किया जाता है। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़। फिर लेखिका ने प्रश्न पूछा, कह रही है कि मैंने पूछा क्या उनसे ऐसी चीज़ बनी। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों ना बनती साहिब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। उन्होंने कहा बिल्कुल बनी, और बादशाह ने खूब खाई और उसकी खूब सराहना किया। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज़ होगी। और हमें लगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हो गया है। उन्होंने तो एक नई चीज़ बता दी, और मैंने बेसब्री से पूछा वह क्या चीज़ थी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, और मैंने देखा कि वो तुरंत कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को हैं कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। हमने तो सोचा कि कहीं ना कहीं वो पकवान के बारे में बताएंगे, लेकिन बड़े रूखे रूखे भाव से बोले, यह हम ना बतावेंगे। उन्होंने कहा यह हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उन्होंने कहा कि बस केवल इतना जान लो कि आप, एक कहावत है कि खानदानी जो नानबाई होगा वो कुएं में भी रोटी बना सकता है। अर्थात विषम परिस्थितियों में जैसे भी संसाधन होंगे वैसे भी वो अपना कला का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। वही हमने भी किया, यानी कि वे पूरी तरह उनके पूर्वज अपनी कला में महारत सिद्ध थे। यही बात उन्होंने स्पष्ट कहना यहाँ पर चाहा है। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि बिना आग से या पानी से कोई चीज़ बन सके। इसका तात्पर्य यही है कि वे अपनी कला में बहुत निपुण थे, यानी कि जैसा चाहे वे हल्के से हल्के रोटी, हल्के से हल्के वे खाद्य पदार्थ रोटियां बनाने में समर्थ थे।
कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। उनका जब भी ये कहावत बनी थी, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन पर यह बात पूरी तरह उतरती है, यानी कि वे सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष थे। मज़ा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि, यानी मज़ा लेने के लिए उनसे टोका कि यह कहावत सच्ची है या ऐसे ही। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? उन्होंने कहा रोटी झूठ से थोड़ी पक सकती है, झूठ से रोटी पकेगी क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। उन्होंने कहा रोटी आँच से ही पकती है, समझ गए। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। हमने बिल्कुल ठीक सिर हिलाया कि आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? और तुरंत उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति और था जिनका नाम था मियाँ रहमत। उन्होंने तुरंत उससे आवाज़ लगाई कि इस वक्त किधर जा रहे हो? अरे वो लौंडिया ना आई रुमाली लेने? उन्होंने कहा कि वो लौंडिया जो आने वाली थी, जो लड़की, वो नहीं आई रुमाली लेने तुम्हारी, शाम को मंगवा लीजिए। उन्होंने कहा शाम को वो रुमाली मंगा लेना, बन जाएगी। मियाँ एक बार और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। और हमने उनसे कहा कि मियाँ एक बात और आपको बताने का थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी और उन्होंने तुरंत एक बीड़ी और पीना प्रारंभ कर लिया था। सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछेगा, जान तो ना ले लेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल पूछो, जान थोड़ी लोगे, बात ही तो पूछोगे। उसमें भी अब क्या देर? उन्होंने कहा क्या देर है, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने से ही कहते हो वालिद महरूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। फिर उन्होंने बताया कि हमारे तो अभी क्या है उम्र 70 के हो चुके हैं, हमारे तो जो वालिद थे 80 की उम्र पर कूच किए थे, हमें उतना मौका मिले या ना मिले, कब हमारी मृत्यु हो जाए। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बन पाया और कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। हम तो केवल यह जानना चाहते थे कि आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने जो शाही, जो राजाओं के, जो जहाँपनाहों के जो रसोई घर थे, रसोई घरों में काम किया था बावर्ची खाने में। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। उन्होंने कहा बिल्कुल, मैंने बता दिया ना कि बादशाह सलामत के वहाँ रहते थे। हाँ हो तो चुकी साहेब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते। उन्होंने कहा कि अब यह बताओ कि वो बादशाह थे कौन आपके उसमें? अजी साहेब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? और तुरंत जो है उनको थोड़ा सा गुस्सा जैसा आया। उन्होंने कहा कि क्यों बाल की खाल निकाल रही हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं? उन्होंने कहा बता दिया तो दिया, बादशाह के यहाँ काम करते थे, क्या यह काफ़ी नहीं? क्यों नाम आप पूछना चाहती हैं? हम खिसियानी हंसी हंसे, हमको थोड़ा सा खींच भी आई, अपने आप पर भी थोड़ा सा हंसे हैं तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते कि किस समय की बात है, इसलिए हम जानना चाहते थे उन बादशाह का नाम। वक्त से मिला लेते खो पर किसी मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते। उन्होंने कहा, उन्होंने दूसरे अर्थ में लिया, उन्होंने कहा कि किसे मिलाते, वो तो चले गए सब। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? उन्होंने हमसे कहा कि वक्त को किसी ने आज तक वक्त से मिलाया है, और बिल्कुल सही कहा था कि वक्त को कभी भी किसी ने वक्त से नहीं मिलाया है आज तक। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अच्छा पूछो किसका नाम जानना चाहते। दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँपना बादशाह सलामत ही ना। उन्होंने कहा फिर बादशाह सलामत, और बादशाह तो सभी थे, कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। उन्होंने फिर लेखिका ने बताया कि कौन से थे? बहादुर शाह जफ़र। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात। उन्होंने कहा तो आप जो है फिर वही बात कह रही हो, लिख लीजिए बस यही नाम। उनका यही नाम लिख लो, यही है। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना? उनको कौन सी आपको चिट्ठी भेजनी है? कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही जरूरी। उन्होंने कहा कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता हो, आप जो भी नाम जो मैंने बता दिया, जो आ गया उसी को आप लिख लें। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला लिया। अपने कारीगर से बोले, अरे वो बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। उन्होंने तुरंत देखा, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया। उन्होंने देखा कि बोलते बोलते हमारी वो फिर देख रही हैं, तो अपने कारीगर से बोले, बब्बन मियाँ जल्दी से भट्टी सुलगाओ तो अपना काम समाप्त करें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? और तुरंत हमने पूछा कि अब बब्बन मियाँ कौन है साहब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांकी काट दी हो। उन्होंने बोले बिल्कुल बोलना ही वो नहीं चाहते थे, रूखे हो गए थे।
अपने कारीगर और कौन होंगे। उन्होंने कहा अपने कारीगर हैं और कौन होंगे। मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि हम ये भी पूछें कि आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखिए मजमून न छेड़ने का फैसला किया। और हमने देखा कि उनको कहीं ना कहीं क्रोध का पुट उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, इसलिए यह बात अंधड़ माने आंधी का फैसला लिया और यह बात यहीं पर छोड़ दी। इतना ही कहा ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। उन्होंने कहा ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, आपके शिष्य हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, उन्होंने कहा खाली शिष्य नहीं हैं, गिन के मजदूरी देता हूँ, इनको मजदूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की, 4 रुपये मन मैदे की। यानी कि ये क्या करते हैं, मेरे साथ शिष्य भी हैं लेकिन मजदूरी भी करते हैं। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करते हैं। उन्होंने कहा ये बताइए कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पकाते हैं आप। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब उनको क्या है, बिल्कुल भी हमारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे जवाब देना नहीं चाहते थे। बोले बाकर खानी, स्तीर माल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाँव, दीदा, गाजे बान, तुनकी। उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियों के नाम ले लिए, ये जो नाम है। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, उन्होंने कहा जो तुनकी होती है पापड़ से भी महीन होती है। आपने पापड़ देखा होगा, उससे भी महीन जो होती है तुनकी रोटी होती है। खिलाएंगे आपको, उनका आपको हम एक दिन खिला करके दिखाएंगे। एकाएक मियाँ की आँखों के आगे कुछ कौंध किया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। और देखा कि अचानक उनके भाव बदले, एक लंबी सांस उन्होंने भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने लगे। उतर गए वे ज़माने, और उन्होंने कहा कि अब वे ज़माने चले गए और गए वे कद्रदान। अब वे लोग कद्रदान भी चले गए, यानी कि जो वाह किया करते थे, जो तारीफ़ें किया करते थे, जो हमारी हुनर के दीवाने थे, हुनर के कद्रदान थे, वे सब अब चले गए हैं। जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे, वे हमसे पकवाते थे, खाते थे और उनको इज्जत दिया करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। अब तो केवल यह है कि तंदूरी रोटी खाई, उसको निकाला और हजम किया और चले गए। इस प्रकार से यहाँ पर इन अंतिम पंक्तियों में मियाँ नसरुद्दीन का यह दुख व्यक्त होता है कि आज लोग हुनरमंद की कला के कदरदान नहीं हैं, उनकी तारीफ़ें नहीं किया करते हैं, जबकि पहले तारीफ़ें किया करते थे। उनसे प्रार्थना की जाती थी कि आप हमें यह खिलाइए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये सब समय चला गया है जिसे उन्हें खेद था। तो आशा करता हूँ कि इस कविता के वाचन और भावाभिव्यक्ति को सारे बच्चे समझ चुके होंगे, इस कहानी के उद्देश्य को भी भलीभांति समझ चुके होंगे। अब चलते हैं प्रश्नाभ्यास की ओर, ताकि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने में समर्थ हो सकें। प्रश्न नंबर 1, मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार से मसीहा कोई न कोई संदेश देता है, उसी प्रकार से मियाँ नसरुद्दीन ने भी सारे नानबाइयों का प्रतिनिधित्व करते हुए यह संदेश दिया था कि कोई भी हुनर, कोई भी इल्म, कोई भी शिक्षा एक कला है। अर्थात हमें किसी भी योग्यता को कला के रूप में सजोना चाहिए, उसका विशेष रुचि सम्मान के साथ पालन करते हुए उस कार्य को करना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा कि मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में दक्ष थे और वे रुमाली, तुनकी जैसी रोटियों को बनाने में भी दक्ष थे। साथ ही वे पूरे कार्य को आदर भाव से, श्रद्धा के भाव से किया करते थे। वे अपने कार्य को कला का दर्जा देते थे, जो कि एक सच्चे कलाकार के लिए, एक सच्चे मसीहा के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार से लेखिका ने उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा है, क्योंकि वे क्या है, खानदानी नानबाई थे और
वे सारे नानबाइयों को इस सीख से अभिभूत करना चाहते थे कि कला या इल्म शिक्षा नहीं अपितु एक कला है जिसे हमें पूर्ण रुचि के साथ करते रहना चाहिए। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका जब एक दिन अचानक जामा मस्जिद वाली गली से निकल रही थी तो उसने वहाँ पर आटा गूंथते हुए देखा और देख कर के उसकी इच्छा हुई कि वह जानना चाहती थी कि यह क्या गूंथा जा रहा है। वह केवल एक जिज्ञासु की प्रवृत्ति से वहाँ गई और उसे जब यह पता चला कि यह ख़ानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है तो वह उनसे उस नानबाई अर्थात रोटी बनाने वाली कला और बनाने वाले कारीगरों के विषय में जानकारी लेना चाहती थी। कुछ प्रश्न पूछना चाहती थी, कुछ प्रश्न पूछने की वह तुरंत इच्छुक हुई जिससे वह प्रश्न जान सके और इस कला के बारे में और अधिक जान सके। उसका मुख्य प्रयोजन यही था कि वह नानबाइयों के बारे में जान सके और किस प्रकार से नानबाई अपने कार्यों को करते हैं वह यह भी जानना चाहती थी ताकि उसे कुछ ज्ञान मिल सके। प्रश्न नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? बिल्कुल सरल है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि उन्हें बादशाह का नाम पूरी तरह पता नहीं था और यह बात उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखी थी और इसका कोई भी प्रमाण उनके पास नहीं था कि यह बात वास्तव में घटित हुई थी। वो अपने उदाहरणों के माध्यम से केवल यह स्पष्ट करना चाहते थे कि उनके पूर्वज बहुत ही अपने क्षेत्र में रोटी बनाने की कला में बहुत ही सिद्धहस्त थे और वे बहुत ही विख्यात थे। वे किसी भी बादशाह के नाम से परिचित नहीं थे जो वे लेखिका को बता सकें और उनके प्रश्न का पूर्ण रूप से उत्तर देने में समर्थ हो सकें। प्रश्न नंबर 4, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख या मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। आपने देखा कि लेखिका जब मियां नसरुद्दीन के पास गई तो अनेक प्रकार से उन्होंने प्रारंभ से ही उनसे प्रश्न पूछने प्रारंभ किए कि किस प्रकार से आप नानबाई हैं, ख़ानदानी नानबाई क्या होता है और कितने यहाँ पर नानबाई हैं और ये शागिर्द आपके कौन हैं, बब्बन मियाँ आपके कौन हैं। तो इस प्रकार से अनेक क्वेश्चन जब बार बार उन्होंने पूछा तो देखा कि मियां नसरुद्दीन कहीं ना कहीं उनकी बार बार प्रश्न पूछने से खींचने लगे और उन्होंने जब यह प्रश्न पूछा कि आपके बेटे बेटियां हैं, पूछना चाहा कि आपके बेटे बेटियां हैं तो तुरंत उनके चेहरे के भाव देखकर उन्हें लगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने में भी समर्थ नहीं है। यदि उन्होंने ज़्यादा इस प्रश्न को उनसे पूछना चाहा तो कहीं ना कहीं वे खींच जाएंगे या रूठ करके इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। हो सकता है शायद वे उनसे आगे प्रश्न पूछने के लिए मना कर दें और आगे प्रश्नों के उत्तर भी ना दें। इस कारण से लेखिका ने उनका प्रश्न पूछना ही समाप्त कर दिया और लेकिन उन्होंने पूछते पूछते यह पूछा कि ये जो शागिर्द हैं ये आपके शागिर्द हैं? लेकिन उसका उत्तर उन्होंने दिया था कि केवल शागिर्द ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इनको मजदूरी भी दी जाती है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रसंग थे जो छोड़ करके लेखिका ने उनके मुंह के भाव पढ़कर इन प्रश्नों को यहीं पर समाप्त करना लेखिका ने चाहा। प्रश्न नंबर 5, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसा खींचा है? शब्द चित्र आपने देखा कि जब लेखिका गई तो उन्होंने देखा कि सामने एक चारपाई पर मियां बैठे बीड़ी पी रहे हैं, यही एक शब्द चित्र था। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन, पेशाई पर मजे हुए कारीगर के तेवर, ये एक ऐसे शब्द चित्र थे
जो उन्होंने मियां नसरुद्दीन के लिए प्रस्तुत किए थे, जिससे उन्हें लगता था कि वे क्या है, काफ़ी अनुभवी और आत्मविश्वासी नानबाई हैं। तो ये थे प्रश्नों की भावाभिव्यक्ति। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों को भी, प्रश्नों की दिशा को भी समझ गए होंगे और वे अपने अनुरूप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा, अपने वाक्यों के रूप में पिरोकर देने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।